पर मैंने क्लासरूम उतना अटेंड नहीं किया था जितना मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, लेकिन पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। शुरुआत में आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अगल बगल आपके एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो आप कई बार बीच में गिव अप भी करना चाहते हैं, तो आप साइड वाले को देख के सोचते हैं कि थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इस समय यूपीएससी 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। तो अभी हम इंटरव्यूज कर रहे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो अभी हमारे साथ अलका यादव मैम है। मैम का सिलेक्शन 386 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी 2022 में। तो आज के इस वीडियो में मैम की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, किस तरीके से क्या सोर्स इन्होंने रखा था, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, हम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आपने किस तरीके से अपनी कहाँ पढ़ाई की? मैंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन 3 डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय से पूरी की है, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो कांस्टेंट ट्रांसफर्स उनके होते रहते थे। अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन आईएलएस लॉ कॉलेज से कंप्लीट किया। 2019 में मैं लॉ ग्रेजुएट बनी और उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो मतलब इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला कि मतलब यूपीएससी की तैयारी होती है, उससे मतलब इस पोस्ट पर हम जा सकते हैं? मेरी स्कूल एजुकेशन के टाइम पे मेरे टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट रहा था, क्योंकि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी, तो मेरे को काफ़ी इसका मोटिवेशन स्कूल टाइम से रहा था। फिर उसके बाद कॉलेज में मैंने खुद इस चीज़ पे रिसर्च करके जितना मेरे को आइडिया हुआ, और उसके बाद और भी जो फ्रेंड्स थे जो प्रिपेयर कर रहे थे, सीनियर्स जो कॉलेज के थे, उनके थ्रू फिर ज़्यादा इसका वो हुआ। मान लीजिए किसी भी तैयारी के फील्ड में हम एंटर करते हैं, तो वहाँ पर मतलब हम निर्णय तो ले लेते हैं कि हमें इस चीज़ की तैयारी करना है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहला फेज क्या होता है कि मतलब हमें जानकारी वहाँ पर और कैसे मतलब करें कि यहाँ पर हमें ये चीज़ पढ़ना है, ये बुक्स रखनी है या फिर ये कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो आपने ऐसा इसका डिसीजन कैसे लिया? जनरली आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मैं बाकी एग्ज़ाम्स को लेकर तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, पर यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली ये कहा जा सकता है कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जितना डिस्क्रिप्शन है, जितना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न का हो, चाहे वो सिलेबस का हो, या फिर वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी आपको बताते हैं, तो वो उसमें बहुत क्लियरली लिख देते हैं कि वो आपसे क्या देखेंगे, वो पॉइंटर्स देते हैं आपको कि वो उसमें क्या देखने वाले हैं। तो यूपीएससी के लिए अगर हम बात करें और आप शुरू करें, तो आई थिंक यूपीएससी की वेबसाइट आपके लिए सबसे बेस्ट गाइड है समझने के लिए कि इस एग्ज़ाम की डिमांड्स क्या हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब आपने अपनी तैयारी शुरू में स्टार्ट की थी, तो मतलब कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या फिर किस तरीके से स्टार्टिंग रहा आपका? मैंने ज्वाइन अपने कॉलेज के टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर मैंने चाणक्य आईएएस अकेडमी ज्वाइन की थी, पर जब मैं यहाँ आई तो वहाँ की फैकल्टी और उसके थ्रू मेरे को ऐसे लगा कि क्लासरूम मेरे लिए थोड़ा स्लो हो रहा था, तो फिर मुझे तैयारी घर पे ही शुरू करनी पड़ी। तो हालांकि मैं उनकी स्टूडेंट थी और टाइम टाइम पे ऐसा हुआ कि फैकल्टी से मैं जाके मिल लेती थी, पर मैंने क्लासरूम उतना अटेंड नहीं किया था जितना मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। तो ज़्यादा प्रेपरेशन वो सेल्फ स्टडी की रही। तो यहीं प्रयागराज में रह के आप तैयारी करती थी? जी हाँ, प्रयागराज में। तो आपने जब सेल्फ स्टडी मान लीजिए कोचिंग का गाइडेंस लिया था, उसके बाद जब आपने खुद से तैयारी स्टार्ट की, तो क्या सोर्स आपने रखा था? सबसे पहला जो आपका तैयारी का जो होना चाहिए अप्रोच, वो होना चाहिए सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाता है, तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जीएस पेपर से एक वर्ड उठाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का कोई टॉपिक उठाते हैं, तो आप बहुत ईजिली उसको यूट्यूब पे गूगल करके या इन जनरल ऐसे वो करके आप उसके बारे में नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टॉपिक्स थे उनका मैं खुद नोट मेकिंग कर लेती थी, और जो बाकी बड़े टॉपिक्स थे जो मुझे लगता है कि बहुत डायनामिक होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी नोट्स कंपाइल करने में, उसके लिए आप मार्केट बुकलेट्स ले सकते हैं। और बस इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाएँ, आप देख लें कि आपको क्या पढ़ना है। तो सिलेबस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी के लिए। तो यूपीएससी के लिए आपका अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम क्या रहा आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट था, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, लेकिन पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है। चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपका 3 अटेम्प्ट्स में सबसे पहला स्टेज नहीं हो पा रहा था, और आप 4th अटेम्प्ट में पूरा प्री क्लियर किया, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करके आप सिलेक्ट हुई। तो मतलब क्या आपको लगा कहाँ पर गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से पहले नहीं हो पा रहा था? जो सबसे पहली चीज़ मुझे समझ में आती है वो ये है कि पेपर के टाइम थोड़ा काम रहना और अपने आप को थोड़ा कंपोज करके रखना, बिकॉज़ जो मैंने पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं, जो मेरे 2022 के अटेम्प्ट्स जो उसमें डिफरेंट था,
वो ये था कि पहले अटेम्प्ट में मैं जब क्वेश्चंस पढ़ रही थी और जब मुझे लगातार क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जा रही थी कि इतनी पढ़ाई के बाद भी नहीं आ रहा है। और आई थिंक वो फैक्टर आपको आपके सोचने समझने की जो एबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर देता है पेपर में। और यूपीएससी आपसे एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहता है, तो अगर आप अपना दिमाग शांत रख के थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, टाइम थोड़ा अच्छे से देते हैं हर क्वेश्चन पे, तो वो शायद ज़्यादा वर्कआउट करता है, जो 2022 में मेरे लिए वर्कआउट हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहेंगे, जैसे कि आपने 3 अटेम्प्ट्स किए, वहाँ पर फेलियर का सामना करना पड़ा। तो कभी-कभी क्या होता है जब फेलियर का सामना करना पड़ता है तो अपने आप के ऊपर शक होने लगता है कि मतलब पता नहीं हम इसके लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। तो आपको ऐसा लग रहा था, आपने अपने आप को कैसे उस टाइम मोटिवेट किया? फेलियर्स के बाद आपको ये लगना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से 2020 का प्रीलिम्स हुआ और जब वो मेरा नहीं क्लियर हुआ, मुझे समझ में आया कि मुझसे नहीं हो पाया है, तो पेपर के कुछ समय तक तो आपको ऑफ कोर्स इतनी आप में स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है कि आप अपने आप को दोबारा वो कर सकें। बट जब आप दोबारा शुरू कर रहे हैं तो आप जिस पेपर में फेल हुए हैं उसी को दोबारा उठाइए, थोड़ा शांत मन से घर पे करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको वो चीज़ पकड़ में आ रही है कि वो आपसे क्या पूछ रहे थे और आपको उसका क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। आप उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाए, उसकी और भी कई रीजंस हो सकते हैं, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। और आई थिंक ये आपका बिगेस्ट मोटिवेशन होता है। अगर वही पेपर आप घर पे आकर अच्छे से कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते थे, अगले साल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। तो तीनों का आप थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या बुक लिस्ट वगैरह आपने अलग अलग स्टेजेस पर फॉलो की थी? स्ट्रैटेजी के लिए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपका बेसिक स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। करंट अफेयर्स, क्योंकि उसके लिए बच्चे हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आई थिंक अगर आप पिछले 1 या 1.5 साल की कोई एक बुकलेट बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जैसे मैं इनसाइट आईएएस की बुकलेट फॉलो करी थी, आप विजन आईएएस की भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। आप कोई एक बुकलेट बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करिए ताकि कुछ आपसे छूट ना जाए। उससे आपका करंट अफेयर्स सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका स्टैटिक हो जाएगा। फिर जो आपकी बाकी 2 महीने पहले की प्रिपरेशन है प्रीलिम्स की, वो आपकी ज़्यादातर मॉक टेस्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। वो आई थिंक सबसे बेस्ट अप्रोच होगा, मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। बिकॉज अगर आप 1990s वाले बैच में जाएंगे तो तब पेपर बहुत ईजी आता था, तो अगर आप उस वाले में ज़्यादा पढ़ जाएंगे तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत वो हो जाएगी पेपर से। तो आई थिंक 2000 वाले ईयर्स में जो पेपर्स आए हैं उनको प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा। मेंस के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। 2014 में आई बिलीव एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था, तब से लेकर के आपके मेंस तक जितने ईयर्स हैं, अगर आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपर A4 साइज शीट में 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए वर्ड लिमिट के विदिन लिख रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, डेटा फैक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी मोर देन इनफ हो जाएगी। आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ऑप्शनल्स में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आप पिछले 8-10 साल के मेंस के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं तो आप पेपर से इतना फेमिलियर हो जाते हैं कि जब आप एक्चुअल मेंस का पेपर दे रहे होते हैं तो आपको लगभग सब कुछ ऐसा ही लगता है कि हाँ, ये भी सुना हुआ है, ये भी देखा हुआ है। तो जो फियर है पेपर का, वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है कि आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकें बेटर। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, आई गेस आप अपने ऑप्शनल पे फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी करंट अफेयर्स आपके आसपास हो रहे हैं उन पे आप ओपिनियंस फॉर्म करने की कोशिश करिए अपने, और ओपिनियंस इस तरह फॉर्म करिए कि आप अपने ओपिनियंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सेम सेक्स मैरिज का, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था। तो जब आप, जैसे मैं पर्सनली सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करती हूँ, तो वो ओपिनियन इंटरव्यू में अपना रखने के लिए मेरे पास उसके लिए कुछ सब्सटैंशियल वो होना चाहिए कि अच्छा, आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उनको ये राइट्स मिलने चाहिए। मेरे को समझ में आना चाहिए कि इसके कुछ पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्योंकि अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल होंगी गे और लेस्बियन कपल्स में। तो आप जब अपना ओपिनियन इंटरव्यू के लिए तैयार करें तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू की तैयारी में। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और क्या आपने उसके लिए बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की? मेरा ऑप्शनल लॉ था, और लॉ के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिलेबस पढ़ें, आप जो लॉज उसमें इंक्लूडेड हैं, फॉर एग्जांपल आईपीसी, टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इनकी बेयर एक्ट्स हैं जिनमें पर्टिकुलर सेक्शंस और उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप सिर्फ उसको रेफर करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करें, तो आपके लिए मोर देन इनफ होता है। जब प्री का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जब लगाना स्टार्ट करते हैं उतने अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं, तो वहाँ पर डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, तो इससे मतलब कैसे बचा जाए? अगर शुरुआत में आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है।
जब मैं एनालाइज़ करती थी तो मैं अपनी स्टडी को 2 भागों में डिवाइड कर लेती थी। एक था स्टैटिक पोर्शन, एक था करंट अफेयर्स पोर्शन। आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो पहले आप एनालाइज़ करिए कि कौन-सा हिस्सा है जो आपका बहुत ज़्यादा वीक है, जिस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, आप आइडेंटिफ़ाई करिए कौन-सा सोर्स है जहाँ आप कुछ भी कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल, ये एरियाज़ हैं जो बहुत वास्ट हैं। क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसमें कितनी भी मेहनत कर लूँ कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला है। वही मेहनत अगर मैं इकोनॉमी में लगवा दूँ, एनवायरनमेंट में लगा दूँ, तो शायद मैं स्कोर ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हूँ। तो आप आएँ घर पे, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें हर पर्टिकुलर सेक्शन का, और उसके बाद फिर अपना अगला मॉक आप उस हिसाब से प्लान करें। जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहता है कि यूपीएससी के एग्जाम में? एनसीईआरटीज़ का रोल उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है जिन बच्चों के बेसिक्स बहुत वीक हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटी की बात करें, अगर आप नहीं जानते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका क्या है, तो आप सीधे लक्ष्मीकांत उठाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी सब्जेक्ट की पूरी है तो आप फिर जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स बताई गई हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन्हीं को पढ़िए। ज्योग्राफी में मेरे को पर्सनली लगता है कि आपको एनसीईआरटीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बच्चे शायद जीसी लियोन या वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर आप 6 to 11 तक एनसीईआरटीज़ कर लेते हैं ज्योग्राफी में, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रिपेयर हो जाता है। आपको जीसी लियोन या किसी और उसमें ऑथर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैम आपको इस पूरी तैयारी में मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा अगर मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर सकती हूँ तो वो कांस्टेंट फेलियर रहा है, क्योंकि 3 प्रीलिम्स फेल कर पाने के बाद चौथे प्रीलिम्स में उस कॉन्फिडेंस के साथ जाना वो बहुत मुश्किल रहा है। तो वो एक दिक्कत रही है, उससे ओवरकम करना। उसके अलावा कोई ऐसी खास दिक्कत तो नहीं रही। लेंदी है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ सिलेबस है। आपको अपने दिमाग में सब कंसोलिडेट करके ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आपको अपना दिमाग शांत रखना पड़ता है। आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप बहुत क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, क्योंकि सब्जेक्ट स्विच करने पड़ते हैं आपको। तो आई थिंक वो, बट प्रैक्टिस से वो सारी चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनसरमाउंटेबल डिफ़िकल्टी रही हो प्रिपरेशन में। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करें या फिर पीसीएस की तैयारी करें, तो उनके लिए आपका कोई खास मैसेज या सजेशन रहेगा कि अपनी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ाएं? आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी का जो ये है उसको आप थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। तो और बाकी स्ट्रैटेजी के तो बहुत सारे वीडियो स्टूडेंट्स को वैसे भी मिल जाएंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को बता सकती हूँ कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा लेबर लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस तैयारी से, और आपको कई बार ऐसे लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए कई बार फेलियर्स के बाद। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहते हैं मेहनत और आप अल्टीमेटली इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको बहुत वर्थ इट लगता है। वो फीलिंग, आपका ढोलपुर हाउस में जाना और उस इंटरव्यू उसमें रूम में जाना, पैनल के सामने अपीयर होना, आपकी जितने भी सालों की मेहनत लगी होगी, जो कंसिस्टेंसी लगी होगी, आपको उस वक्त लगेगा कि सब वर्थ इट था। तो बीच में क्विट मत करिए अगर आप इतनी दूर आ गए हैं तो। सिर्फ फेलियर्स या नॉर्मल डिफिकल्टीज़ की वजह से तो मत, जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड, डोंट गिव अप। दिस शुड बी द मोटो। मैम जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो उनके सबसे मन में सबसे ज़्यादा सवाल यही रहता है टॉपर से पूछने का कि वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस माहौल में अपनी पढ़ाई करते थे? नंबर ऑफ़ आवर्स बच्चों के लिए सब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तरीका जो है नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ करने का, वो ये हो सकता है कि आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, बिकॉज़ लाइब्रेरी आपको डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखती है, क्योंकि आप अपनी सीट पे बैठे हैं, आपके सिटिंग आवर्स इंक्रीज़ होते हैं, आपके आसपास बुक्स हैं, अगल बगल आपके एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। तो आप कई बार बीच में गिव अप भी करना चाहते हैं, तो आप साइड वाले को देख के सोचते हैं कि थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। तो आई गेस लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। मैंने अपने मेंस के लिए भी यही किया था। मैं यूनिवर्स लाइब्रेरी में आती थी, सीट नंबर 24, तो मैं यहीं बैठती थी और तैयारी करती थी मेंस की। तो 6-7 घंटे आप कम से कम एक दिन में पढ़ के, अगर आप 6-7 घंटे की सिटिंग आप अरेंज कर सकते हैं, तो आई थिंक वो मोर देन इनफ है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि अभी हम लाइब्रेरी में ही हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी अपना लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आप लोग पीछे देख भी सकते हैं। तो अभी हम प्रयागराज में हैं, तो मैम ने अपना पूरा डिटेल में आपको स्ट्रेटजी बताई। ओके, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आपने बहुत ही अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।